हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि हमने गेट जो है अब गेट 2023 को टारगेट करते हुए मैंने लेक्चर सीरीज को रिलीज किया है, जिसके अंदर हम मेन रूप से अभी पहले एक मंथ तक जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो भी हम लोग मेनली PYQ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इसमें EY, BT और एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके लिए दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें हम इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते रहें एक्सेल से रिलेटेड। तो हमने इसके लिए प्लान बनाया है कि अब हम आपको संडे के दिन आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम गेट एक्सेल, गेट EY और गेट BT बायोटेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। और साथ ही साथ TIFR टिफर सन 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इसको क्रैक करने के बाद आपको क्या करना है या अभी आप खाली टाइम में क्या कर सकते हो, उसके लिए वो हम आपको संडे संडे बताते रहेंगे। चलिए, हम आज का जो मेन टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका, जहाँ से मैंने सब मटेरियल लिया है, ये आपका गेट 2023 जो कि कानपुर का आने वाली है, उसकी साइट पे सिलेबस के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने शुरू ये कहा कि जब हमें PYQ ही डिस्कस करना है तो हम क्यों ना हर एक एस्पेक्ट्स को, हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करें। कुछ चीज़ें हम आपको बता सकते हैं यहाँ पे, और कुछ चीज़ें ऐसा है जिसकी हेल्प से आप अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं मेन रूप से जो वीडियो बना रहा हूँ वो बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। इसलिए आपको अदर ब्रांच से हैं तो वो इस चीज़ को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बट बायोलॉजी वाले नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया। देखिए, अगर आप स्टडी करें तो आपको क्या आना चाहिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस में? डाटा इंटरप्रिटेशन। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, बिकॉज गेट आपको PhD में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल करती है। तो इसलिए आपको डाटा इंटरप्रिटेशन तो आना चाहिए, उसमें मेन रूप से ग्राफ आना चाहिए। हमने जो टिफर है उसमें बहुत सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे ग्राफ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाके देखिए। अगर आप इसके अलावा, मेरे चैनल के अलावा कहीं और स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें याद रखिए। आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट और अदर ग्राफ जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्कैटर्ड ग्राफ या स्टैकिंग ग्राफ, स्टैक्ड ग्राफ, इन सब चीज को आपको स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए, ये वीडियो जो है वो नेट के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नेट के लिए जरूरी नहीं है, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हो। ये नेट के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नेट में भी आजकल जो आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है टाइप का है, जो कि 30 नंबर का होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन ग्राफ से हर साल आता है। तो अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने होते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। दूसरा, आपको ग्राफ के अलावा और क्या देखना है? प्लॉट, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्लॉट। दूसरा, मैप। देखिए, इस बार जो है नेट के क्वेश्चन में एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें मैप दे रखे थे। तीसरा, आपको टेबल, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन, जिसमें आपका रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज, mensuration and geometry, elementary statistics and probability।
इतनी क्वेश्चन आता है। मैंने बहुत पहले बताया था कि आपका प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द फॉर द जनरल एप्टीट्यूड इन एवरी एग्जाम। टिफर, नेट, गेट, कहीं भी आप देते हो प्रोबेबिलिटी आपका होता ही है। दूसरा, ज्योमेट्री हर जगह होता है आपका। सीरीज, कम्बिनेशन, परम्यूटेशन, यह भी हर जगह होता है। हाँ, लॉग नहीं होता हर जगह, लेकिन लॉग का यूज हम बहुत करते हैं। चाहे आप बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हो वहां पे भी लॉग यूज करते हो, इकोलॉजी की स्टडी करते हो वहां भी आप यूज करते हो। कोई भी चीज अगर आप कहीं पे भी मैथमेटिक्स को आपको इजी करना है वहां पे आप लॉग यूज करते हो, पावर एक्सपोनेंट का यूज करते हो, और रेशियो और परसेंटेज का यूज। जितने भी टॉपिक यहाँ पे सिलेबस में है वो सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। क्यों ना आप हर एक टॉपिक को ध्यान में पढ़ते रहे और हमारे साथ पीवाईक्यू को डिस्कस करते रहे। जिस दिन आपका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं लगेगा उसी दिन मैं इसमें से टॉपिक्स पिक करके उसको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि उसी पेपर में दे रखा था। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बार ग्राफ इन पैनल ए। क्वेश्चन आपको ध्यान में समझना है, यह एक बार ग्राफ है जो कि पैनल ए में है। पैनल ए आपका ये है। इसमें क्या देगा, प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल इलिटरेसी दे रखा। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इन 2001 and 2011 the proportion of the male and the female in 2001 and 2011 are given in panel B and C। B और C जो है इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट चेंज। यहाँ पे क्या दे रखा, टोटल पॉपुलेशन आपका चेंज नहीं हो रहा ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ द लिटरेट। देखिए वहां पे क्या था, इलिटरेट्स, यहाँ पे क्या हमारा लिटरेट्स है। दिया ग्राफ में क्या है, इलिटरेसी दिया है, बट हमें बताना है लिटरेसी से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे आपका दो तीन चीजें दिखाई गई है। एक आपको बार ग्राफ दे रखा, दूसरा आपका पाई चार्ट दे रखा, तीसरी चीज इसी में आपसे परसेंटेज भी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। आपके मल्टीपल पैरामीटर्स को वो क्या करते हैं, टीचर्स या एग्जामिनर एनालाइज करना चाहता है। आपके मल्टीपल पैरामीटर्स के बारे में वो इस क्वेश्चन से जान सकता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ध्यान से अगर ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ के वाई एक्सेस पे परसेंट प्रोपोर्शन दे रखा कि कितने प्रोपोर्शन जो है इलिटरेट हैं, और एक्स एक्सेस पे मेल और फीमेल के वो दे रखे हैं, बार दे रखे हैं। और यहाँ पे 2001 को ब्लैक से और व्हाइट से को सन 2011 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं कि 2001 और 2011 को ध्यान से लिखिए। इन 2001 if we consider a फीमेल की बात करें 2001 में, दैट इज अ 2001, फीमेल हैव अ 60%, मतलब 60% illiteracy। इफ देयर आर द 60% illiteracy देन लिटरेसी कितना होगा हमारा, लिटरेट्स कितने होंगे, 40%। ओके, अगर 2000 हम 11 की बात करें, 11 की बात करें तो यहाँ पे इलिटरेट कितने हमारे, 40%। तो अगर हम यहाँ पे इलिटरेट 40% है तो लिटरेट कितने हो गए यहाँ पे आपका 60%। चलिए ये दो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब यहाँ पे मेल के बारे में लिख लेते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो 2001 में ये क्या हमारा 50% इलिटरेसी है। तो लिटरेसी कितनी हुई 50%। वहीं पे 2011 में इलिटरेसी कितनी है हमारी 40%। तो लिटरेसी कितनी हो गई यहाँ पे
लिटरेसी हो गई 60%। ये आपने बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाल लिया। अब इस इंफॉर्मेशन से और पैनल 2 के इंफॉर्मेशन और पैनल 3 के इंफॉर्मेशन को देखिए। पैनल 1 कह रहा कि 60% मेल्स आर देयर in case of 2001 and only 40% female. So if we consider a total 100%, 100 individual, टोटल पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या लिखा हमारा दोनों जगह सेम है तो हम 100 यहाँ पे भी बोलेंगे इंडिविजुअल। तो 60% आपका 60 इंडिविजुअल क्या है, मेल है, और आपकी 40 फीमेल है। यहाँ पे आपके 50 और 50 हैं, 50 मेल है और 50 ही फीमेल है। अब इस डाटा का आपको यूज करना है। यहाँ 2001 में लिटरेसी हमारे पास कितनी है, 40% है। लिटरेसी कितनी है मेरी, 40% है। तो आप क्या देखोगे कि 2001 में फीमेल हमारे पास 40 थी। हमारे पास फीमेल कितनी थी, 40 थी। तो 40 फीमेल से हमारी कितनी परसेंट लिटरेसी होगी, 40% का, 40 फीमेल है और हमारे पास लिटरेसी भी कितनी है, 40% ही है। तो हम इससे अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 14 14 60। मतलब यहाँ पे आपका लिटरेसी लिटरेसी लिटरेट्स फीमेल कितनी हो गई 16 और मेल लिटरेट कितने हो गए 50। अब ये आपका है 60 मेल है, तो अगर 60 मेल है तो 60 मेल से कितने परसेंट होगा 50, 60 का 50% आपका नॉर्मली 30 होगा। दोनों का आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 46। मतलब 46 इंडिविजुअल। अगर हम ये कहे कि आपके पास 100 इंडिविजुअल अगर उसके होते, टोटल होते, जिसमें से 100 में से 40 फीमेल है, उस 40 फीमेल में से बस 16 ऐसे फीमेल है जो कि पढ़ी लिखी है। सेम उसी तरह 60 मेल में से सिर्फ 30 मेल पढ़े लिखे हैं सन 2001 में। पर सन 2011 की अगर बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 60% फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी है और टोटल फीमेल हमारे पास कितनी है, टोटल फीमेल हमारे पास है 50। तो 50 का 60% मतलब 30। कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा 50 इंटू 60 बटे 100। उसी तरह 60% हमारा मेल भी पढ़ा लिखा है और मेल भी 50 ही है। मतलब अगर हम यहाँ पे मेल की संख्या नोट करें तो मेल की संख्या भी आपकी यहाँ पे 30 ही होगी। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपका आ जाएगा ये 60। पर आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था टोटल परसेंटेज जो कि इंक्रीज हुआ, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स फ्रॉम 2001 टू टोटल नंबर पर इंक्रीज परसेंटेज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज जो कि जो आपका नया है 60, इसमें से जो पहले था उसको माइनस करके जो पहले है उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपको इंक्रीज्ड परसेंटेज का फार्मूला है। आप इसको लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये कहे ए है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए एंड दिस इज द पी,
then formula is a minus p by p into 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 1/46 into 100, and if you this solve that, this is a 30.43%, means first is the correct answer। देखिए हम आपको बहुत ही आराम आराम से समझा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पेपर में। आपको किसी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होती है आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के लिए दो तरीका है, लेकिन हम आपको इजी तरीका बताएंगे, बाकी इसको हम लॉग से भी रिप्रेजेंट, लॉग से भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा p की पावर x/1/q, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/p की पावर x इक्वल टू 1/q। यही पावर और एक्सपोनेंस के हैं। यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया हुआ मैं आपको लिख दूँ, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m होता है, वही मैंने लगाया। अब अगर आप p की पावर x यहाँ पे लिखते हो तो वो आपका q होता है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे q की पावर -y लिखो तो 1/r है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/q की पावर y इक्वल टू 1/r, तो यहाँ पे क्या होगा आपका q की पावर y इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरह हम क्या लिखेंगे, r की पावर z इक्वल टू 1/p, तो 1/r की पावर z इक्वल टू 1/p, तो ये हो गया आपका p की पावर या r की पावर z इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक इक्वेशन से शुरू हो जाओ। एक इक्वेशन कौन सा है आपका, हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा p की पावर -x इक्वल टू 1/q। p की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे से देखो क्या लिखा है। p की वैल्यू जो है आपका है r की पावर z, तो आप यहाँ पे लिखोगे r की पावर z इक्वल टू -x इक्वल टू 1/q, तो हो जाएगा r की पावर माइनस का एक्स जेड इक्वल टू 1/q। सेम अब r की पावर, r जो है आप इक्वेशन नंबर 2 से रख सकते हो, तो जैसे ही r की वैल्यू रखोगे वो होगा q की पावर y की पावर -xz इक्वल टू 1/q। अब q की पावर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 की पावर 1/q। अब यहीं पे देख लो, ये आ गया q की पावर -x y z इक्वल टू q की पावर -1। जब भी बेस सेम होता है तो जो आपका एक्सपोनेंट है वो सेम होता है। मतलब यहाँ पे देखिए q और q दोनों इक्वल है, इसलिए आपका यहाँ पे लिखोगे आप 1 -x y z इक्वल टू -1, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कुछ आपका बचेगा x y z इक्वल टू 1। तो x y z का प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत जगह पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को समझ के रखिएगा। कैसे आप सोल्व करते हैं इसको हम लॉग से भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो हाउ टू सोल्व बाय यूजिंग ऑफ द लॉग, देन यू कमेंट on the comment box. If you want to PDF, then also comment in my comment box. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर। यहाँ पे आपको क्या बताना है, 3 कैरेक्टर होनी चाहिए एक पासवर्ड का। पासवर्ड के कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 3 कैरेक्टर होना चाहिए। इस 3 में से एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हमारा न्यूमेरिकल होना चाहिए। कितने से कितने तक, 0 से 9 तक। मतलब अगर आप टोटल ध्यान से देखोगे तो 10, यहाँ पे 10 डिजिट है। वहीं पे अपर केस और लोअर केस आपका इंग्लिश अल्फाबेट होनी चाहिए।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट आपके 26 होते हैं, ये आपको पता होगा, इतना तो आपको पता होगा, ये हर इंसान को ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए। फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या हो सकता है? 0 से 9 हो सकता है। तो अगर हम नंबर ऑफ चॉइस की बात करें, नंबर ऑफ चॉइस, चॉइस CHO, नंबर ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ चॉइस यहाँ है 10, कहाँ पे? 1 में। तो 10C1, यही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। यहाँ जब ये जो लिखा होता है इसको हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 1 फैक्टोरियल। इसके बारे में हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? चलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। अगर यहाँ पे हो कि ACN, तो इसको हम लिखते हैं A फैक्टोरियल अपॉन A - N फैक्टोरियल, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक बार 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज अ मीनिंग ऑफ 10 फैक्टोरियल। उसी तरह 10 में से 1 गया तो 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये पूरा का पूरा आपका इससे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 10। उसी तरह अगर हम यहाँ पे क्या है, अपर केस की बात है, तो अगर हम सेकेंड जो कैरेक्टर है, सेकेंड कैरेक्टर को हम क्या करें, अपर केस में अल्फाबेट लेते हैं, तो अल्फाबेट के अपर केस कितने हो सकते हैं? 26 1। तो ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 26 इंटू 25 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने ऊपर पूरा करके दिखाया बट हम यहाँ पे पूरा करके नहीं दिखा रहे हैं। 26 इंटू 25 फैक्टोरियल का मतलब ये 26 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया आपका 25 फैक्टोरियल। इसको और इसको आप डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका 26। उसी तरह थर्ड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर भी आपका 26C1 होगा और इसकी वैल्यू भी 26 होगी। अब अगर आप ध्यान देते हो तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि 3 ही पोजीशन है, 1 2 और 3। तो इस कंडीशन में हम 3C1, तो अगर हम 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 फैक्टोरियल करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे आपका रहा 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 1, ये कट गया, आ गया 3। सेम अब यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे आपका 3 पोजीशन पे आएगा। इस कंडीशन में आप इसको हटा दे तो यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 2C1 और यहाँ पे 1C1, तो 1 फैक्टोरियल। अब इतने पोजीशन पे हम इसको कर सकते हैं 3 to 1 पे, तो 3 to 1। बाकी इसके लिए मैंने एक जो है टिफर वाला, उसमें मैंने आपको इसका बताया था कि अगर आप इतना मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रहे हो, बायोलॉजी वाले जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बताया था कि अगर आप इतना मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रहे तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे मैंने कहा कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहाँ पे अपर केस है, यहाँ पे लोअर केस है। तो आप ये क्या कर सकते हो, देखो
यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन अपर केस लोअर केस, एक कंडीशन ये हो गया। न्यूमेरिकल पोर्शन लोअर केस अपर केस ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको दोनों को यहाँ पे आपने बना दिया। अब आप इसको लिखो अपर केस लोअर केस न्यूमेरिकल पोर्शन, फिर लिखो अपर केस न्यूमेरिकल पोर्शन लोअर केस। अब यहाँ पे लिखो लोअर केस अपर केस न्यूमेरिकल पोर्शन, फिर लिखो लोअर केस न्यूमेरिकल पोर्शन और अपर केस। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 और 6। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, कितने तरीके से आप लिख सकते हो इसको, 6 तरीके से लिख सकते हो। तो अब आपके पास टोटल हाउ मेनी डिस्टेंट पासवर्ड आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल पासवर्ड है, तो वो आपका है 10 यहां से इंटू 26 इंटू 26 इंटू 6, ये वाला 6। जब इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा 4560। करेक्ट आंसर है सी नंबर 4560। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोल रहा कि यह एक स्क्वायर है, यहाँ पे बोल रहा यह एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की क्या खास बात है कि इसका जो ये आपका एक स्क्वायर है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डी। अगर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर डी है तो आपको हम बता दें एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इक्वल टू डी। तो अगर हम ए निकाले तो ए होगा आपका रूट अंडर डी। मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो रूट अंडर डी, अगर हम इस आर्म की बात करें तो रूट अंडर डी। ये आपका हो गया ए बी सी और डी। अब हम यहीं पर आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि BD का स्क्वायर जो होगा वो आपका BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो BC का स्क्वायर क्या होगा आपका रूट अंडर D का स्क्वायर प्लस रूट अंडर D का स्क्वायर। तो रूट अंडर का मतलब होता है D प्लस डी, ये हो जाएगा आपका 2D। तो आपका BD कितना होगा, BD होगा रूट अंडर 2D, ये मतलब होगा रूट अंडर 2D पूरा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का हमें एरिया बताना है, which has a diagonal of the square, diagonal of the square as its diameter। हमें बताना है कि ये जो हमारा डायगोनल है, इस डायगोनल का को डायमीटर मान के एक स्क्वायर एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल का एरिया कितना होगा हमें ये बताना है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, अगर ये डायगोनल है मतलब अगर हम इसको सेंटर यहाँ पे बनाते हैं तो ये हमारा ओ बी जो होगा वो रेडियस होगा, और रेडियस जो होता है वो डायगोनल का 50% होता है। मतलब ये हो गया हमारा √2D/2। अब आपको यहीं पे पता होगा कि आपका जो है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr²। तो पाई आर आपका है √2D/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका
पाई, रूट अंडर 2 है तो ये हो गया 2d बाई नीचे 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2, तो हो जाएगा हमारा पाई d बाई 2, इसको हम लिखेंगे 1/2 पाई डी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मैं गेट के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी आज भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए थे। बाकी अभी मैं जो गेट आपका दे रखा है आईआईटी कानपुर ने, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम इसमें इसके पीआईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो नहीं देखें पुराने वाले तो वीडियो जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।